हेलो एवरीवन, माय नेम इज ए खान। मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एनसीईआरटी क्लासेस क्लास 9th से लेकर के क्लास 9th टू 10th। क्लास 9 टू 10th का हम पढ़ाएंगे। इसमें आप लोग को मुख्यतः जो हम पढ़ाएंगे वह पहले पहल साइंस पढ़ाएंगे। साइंस, और इस साइंस में जो आप लोग जानते हैं कि इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स होते हैं फिजिक्स होते हैं। दूसरा पार्ट होते हैं केमिस्ट्री और तीसरा होते हैं बायोलॉजी। तो हम सबसे पहले हम शुरू करेंगे फिजिक्स से, क्योंकि अधिकतम बच्चों का यह शिकायत होता है कि फिजिक्स पार्ट हमें समझ में नहीं आती है, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा सा हार्ड लगता है कंपैरेटिवली केमिस्ट्री या बायोलॉजी सब्जेक्ट से। तो फिजिक्स का ही शुरू करते हैं। और फिजिक्स में जो क्लास 9th में आपका चैप्टर दिया हुआ है वह चैप्टर 8 से शुरू है। और चैप्टर 8 में आपका मोशन है। क्या है जी? मोशन। ये मोशन चैप्टर दिया हुआ है। पहला जो आपका है वो मोशन चैप्टर दिया हुआ है। तो मोशन का हम लोग सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो मोशन का अगर हिंदी में हम बात करें तो इसे गति कहते हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, मोशन मीन्स गति। तो इस मोशन सबसे आप क्या सोचते हैं? आपके मन में सबसे पहले मोशन सुनते ही क्या आता है? तो आता होगा गति से संबंधित, यानी कोई अगर बालक टहल रहा है, कोई मनुष्य चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, या पक्षी उड़ रही है, या फिर आपका सूर्य का प्रकाश जो है ना, वह सूर्य जो है उदय होता है और अस्त होता है। और यह सभी आपको देख करके लगता होगा ये सभी क्या है? मोशन में है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई विरामावस्था में होते हुए भी वह गतिमान होता है। ऐसा क्यों होता है वो बाद में हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे। अभी तो पहले ये इंट्रोडक्शन क्लास ही लीजिए, ये इंट्रोडक्शन ही क्लास होगा आपके लिए। तो पहले तो हम इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हम अपने माइंड में बना लेते हैं कि मोशन होता क्या है। तो चलिए, अगर मोशन का डिफिनेशन हमें लिखना हो तो हम मोशन का डिफिनेशन लिखेंगे। मोशन, पहले मोशन लिख लीजिए और इसके अंडरलाइन कीजिए और इस तरह से लिखिए, लिखने में अच्छा होता है। मोशन इज अ चेंज ऑफ, क्या लिखेंगे जी? चेंज ऑफ मोशन इज अ चेंज ऑफ पोजीशन। मोशन इज अ चेंज ऑफ पोजीशन इन टर्म ऑफ क्या हो जाएगा जी? डिस्टेंस या डिस्टेंस भी कह सकते हैं। और कभी कभी बात होती है डिस्टेंस मूव्ड, है ना, मूव्ड। और डिस्प्लेसमेंट की भी बात होती है। तो डिस्टेंस करे या डिस्प्लेसमेंट करे, दोनों में अगर कोई पोजीशन चेंज होता है किसी बॉडी के द्वारा तो वह मोशन कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा जी? मोशन कहलाएगा। तो ये मोशन आप समझ गए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एक मान लीजिए बस है, ये आपका बस है और ये बस है। ये बस जो है गतिमान है, चलेगा। यहाँ t मान लीजिए 1 है, t1 सेकेंड है। जब हम इसे t1 सेकेंड में देखते हैं तो बस जो है, यहाँ जो बस है वो इस पोजीशन पे खड़ा है, मान लीजिए, और ए पोजीशन पर ये बस है। अब जब हम t5 सेकेंड में देखते हैं, 5 सेकेंड में, तो ये बस पहुंच जाता है बी पोजीशन पर पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है जी? बी पोजीशन पे पहुंच जाता है ये बस बी पोजीशन पे।
तो क्या इसका पोजीशन चेंज हो रहा है समय के साथ साथ? हाँ, तो बिल्कुल हम देखते हैं कि t1 सेकंड में ए पोजीशन पर था और t5 सेकंड में यही बस बी पोजीशन पर पहुंच गया। तो इससे पता चलता है कि यह मोशन में है। क्या है जी? यह मोशन में है। तो ये यहाँ से आपका मोशन का जो डिफिनेशन है वह क्लियर हो जाता है। देखिए हम जो है आपको धीरे धीरे ही कॉन्सेप्ट की ओर से लेकर के नोमरिकल पार्ट की ओर ले जाएंगे, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तभी आप नोमरिकल को अच्छे ढंग से समझ पाइएगा, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट का नोमरिकल तो होगा नहीं। इसीलिए थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को अच्छे तरह से समझना जरूरी है। फिर हम आपको मेनली मेरा जो टारगेट है वह है आपके फिजिक्स में जो डर होता है नोमरिकल पार्ट का, उस नोमरिकल पार्ट के डर को खत्म करना, क्योंकि हम आपको नोमरिकल ही फिजिक्स का अधिकतम हम समझाने की कोशिश करेंगे और मेरा टारगेट वही है। लेकिन उससे पहले बिना कॉन्सेप्ट का तो नोमरिकल डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट की भी हमें समझाना पड़ रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। इसे हम साफ कर देते हैं। फिर हम लोग आएंगे आगे जो है वो है आपका डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस और एक और क्वांटिटी है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये दो क्वांटिटी है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसे हम हिंदी वालों के लिए अगर हम बात करें तो दूरी, और इसे कहते हैं विस्थापन। दूरी और विस्थापन। तो दो शब्द तो आप लोग जानते होंगे या सुने होंगे कहीं ना कहीं कि डिस्टेंस तो सुने ही होंगे, हालांकि हो सकता है आप डिस्प्लेसमेंट ना सुने, लेकिन क्लास 9th में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को अच्छे ढंग से समझाया गया है। तो मैं भी आप लोग को समझाना चाहता हूँ डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखिए पहले हम समझते हैं, उसके बाद डिफिनेशन की ओर चलेंगे, क्योंकि हमें डिफिनेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी समझ होती है। जब हमारी एक बार समझ बन जाएगी तो फिर हम आराम से उसका डिफिनेशन लिख सकते हैं या खुद बना सकते हैं। चलिए, डिस्टेंस, मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, इस पॉइंट से कोई बालक वह जाना चाहता है दिल्ली, तो दिल्ली जाना चाहता है इस पॉइंट से। मान लीजिए वह पटना में है, ये पॉइंट हम मान लेते हैं पटना में है और वो बालक जाना चाहता है दिल्ली, तो वह दिल्ली जाएगा। तो इसके कई सारे, यहाँ दिल्ली है, मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली है, तो ये सीधा भी जा सकता है एकदम जाएगा सीधे। मान लीजिए उसको जाना हो, सीधे एरोप्लेन पकड़ा और निकल गया। या फिर वो कहेगा कि नहीं हम ऐसे जाएंगे, तो इधर से भी जा सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता है, इधर से भी वह जा सकता है। या फिर कोई कहेगा कि नहीं हम आगे जाएंगे और फिर मुड़ेंगे और फिर आगे जाएंगे, फिर मुड़ेंगे और फिर हम दिल्ली इस तरह से पहुँचेंगे। तो कोई बात नहीं, तुम स्वतंत्र हो भाई, हमारा देश भारत है, यहाँ सब स्वतंत्र है, कोई कुछ भी कर सकता है, किसी को रोक नहीं सकते हैं। अगर आप रोकना चाहिएगा तो वह आप ही को पता नहीं क्या कर देगा। तो नहीं, रोकना है सबको, अपने अपने दिशा की ओर चलते रहना है। तो ये हो गया। तो गौर कीजिए कि ये जो पॉइंट ए से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, तो यहाँ से वह इस तरह से, मान लीजिए ये वाला रास्ते से वह चला, तो ए टू डी, ये दिल्ली है, ये डी पॉइंट की जगह पर अगर बी पॉइंट इसको मान ले और ये दिल्ली है, दिल्ली मान लेते हैं इसको, तो ए टू बी जो उसका टोटल डिस्टेंस होगा ए से बी, ये वाला रास्ते का, तो यहाँ से वो जाने में उसको जो टोटल लेंथ होगा, ये जो इसका टोटल लेंथ है, ये जो लेंथ है इसका, वही इसका क्या है, डिस्टेंस है। तो ए टू बी अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो टोटल लेंथ ऑफ पॉइंट लाइन, पॉइंट या पॉइंट ए टू बी है ना, ए टू बी, ये जो टोटल लेंथ होगा ए टू बी का, यही इसका क्या है, डिस्टेंस है। और यहाँ भी ये भी इसका टोटल लेंथ जो होगा यही इसका क्या है, डिस्टेंस है। और कोई व्यक्ति इधर से जा रहा है यहाँ पर, यहाँ से मुड़ करके फिर यहाँ था, मान लीजिए यहाँ से वह गया तो यहाँ 4 किलोमीटर है, फिर यहाँ 5 किलोमीटर है, फिर यहाँ उस 6 किलोमीटर चला, यहाँ फिर वह मान लीजिए 5.5 किलोमीटर चला और फिर आगे आकर के वो से 4 किलोमीटर चलना पड़ा।
तो इस तरह से अगर हम टोटल लेंथ देखें ए टू बी का, ये वाला ये जो इस पाथ में अगर बात करें तो ये 4 + 5 + 6 + 5.5 + 4 होगा, और टोटल जो यह लेंथ है वही इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। चलिए, तो ये डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट तो आपको हम आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं, कैसे डिस्प्लेसमेंट करें। ये तो टोटल लेंथ ऑफ पॉइंट ए टू बी दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो ए टू बी जाने में पोजीशन ए से बी तक गया, और ये यहां से अगर ये सीधे गया तो ए टू बी इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ए टू बी। लेकिन कहेगा कि नहीं, हमें पटना से दिल्ली जाना है और दिल्ली से पुनः फिर हमें पटना लौट आना है, वापस हमें पटना लौट आना है। तो हम एक का बिंदु ए का अगर यहाँ पर कोई अगर ए नाम का कोई अगर बॉडी है तो वो पटना से दिल्ली गया, और दिल्ली से अगर फिर वो पटना लौट आया, तो इसका जो टोटल डिस्टेंस होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो अगर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो यहाँ से बी तक गया और फिर बी से वापस लौट आएगा, फिर उसी पोजीशन पर पहुंच गया। पोजीशन चेंज नहीं हुआ, परंतु फिर वह उसी पोजीशन पर पहुंच गया, जिस कारण डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। लेकिन कभी कभी हम देखते होंगे कि डिस्टेंस, चलिए इसको हम ये कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर हम साफ करते हैं, फिर समझाते हैं आपको क्लियर। डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट भी होता है। किस केस में होगा जी, किस केस में होगा, जरा सोचिए आप लोग, किस केस में डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये इस केस में होगा कि अगर कोई पॉइंट बॉडी ए टू बी तक जाता है, तो यहां से यहां तक इस पाथ में ये जो मान लीजिए यहां से यहां तक 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर इनका ए टू बी का टोटल लेंथ है 100 किलोमीटर, है ना, ये स्ट्रेट लाइन में। तो ए टू बी का ये डिस्टेंस हुआ, ये टोटल लेंथ क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। और अगर ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट भी हम देखें, ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, तो ये भी 100 ही किलोमीटर होगा। क्यों होगा जी, क्योंकि ए से लेकर बी तक गया और वहां उसका पोजीशन वही है, यहां से यहां तक पोजीशन वापस तो नहीं आया, इसलिए ए टू बी जो टोटल लेंथ होगा या टोटल डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इस केस में इक्वल टू हो सकता है। और एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट हम समझाना चाहते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा छोटा होगा या बड़ा होगा या बराबर होगा, इस पर हम बात करते हैं। तो देखिए इस उदाहरण से ही हम बात करते हैं कि ए टू बी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो बराबर हो गया, लेकिन क्या डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है? हो सकता है। ऐसा अगर आप अपने माइंड में जोड़ डालिए और उस पर सोचिए, क्या डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता है। हमेशा डिस्टेंस जो होगा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या इक्वल टू होगा। इसलिए हम इसे लिख सकते हैं डिस्टेंस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया आपका मुख्य कॉन्सेप्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। और भी एक अंतर अगर हम आपको बताएं तो डिस्टेंस जो होता है यह एक स्केलर क्वांटिटी है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि स्केलर को हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि, ये भी लिख लीजिए अदिश राशि। तो डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, यह वेक्टर क्वांटिटी है। अब सवाल आप पूछिएगा कि सर ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? तो अभी आपको ये समझना है, आप 12th में जाइए 11th में जाइएगा तो बहुत ज़्यादा इसको प्रूव करना है कौन स्केलर है कौन वेक्टर है, लेकिन आपको मोटा मोटी अभी ये समझना है कि वह क्वांटिटी, वह राशि जिसमें सिर्फ जो है परिमाण हो, दिशा नहीं हो, है ना, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या कहते हैं जी? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जबकि जिस राशि में, है ना,
मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो, अर्थात परिमाण भी हो और दिशा भी हो, तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और इसे एरो के निशान से इस तरह से, मान लीजिए ए भी एक वेक्टर है, तो इस तरह से हम सिंबल दिखाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में आप देखिएगा एक निश्चित दिशा की ओर यह दूरी तय करती है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्टेंस जो होता है वो किसका दिशा कोई निश्चित नहीं होता है, कभी इधर चला गया, कभी इधर चला गया, कभी इधर चला गया, इसीलिए हम इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं कर सकते हैं। पर डिस्प्लेसमेंट का एक निश्चित डायरेक्शन होता है, इसी कारण डिस्प्लेसमेंट को हम एक वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, जबकि डिस्टेंस को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो आज हम लोग यहीं रहने देते हैं, इस कक्षा को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। आज पहला क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास था, और इसको हम लगातार बढ़ाते रहेंगे। अंत में मैं आप लोग को यह कहना चाहता हूँ कि आप अपने मोटिवेशन को बनाए रखिए, आप मेहनत कीजिए। आप क्लास 9th के बच्चे हैं, अगर आप अभी से इस चीज़ को अच्छे ढंग से फिजिक्स को समझते हैं, तो आप जब 11th में जाइएगा, 12th में जाइएगा, तो आपको फिजिक्स समझने में कहीं कठिनाई नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, या मैं आपको एक बड़े भाई के अनुसार एक एडवाइस देना चाहता हूं कि आप न्यूमेरिकल पार्ट को भी अच्छे से समझिए, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, और आप देखिएगा कि आप धीरे धीरे जो है फिजिक्स में आप महारत हासिल कर लीजिएगा, मास्टरी कर लीजिएगा, फिर इसको आप कहीं भी पढ़ा भी सकते हैं, ऐसा आप बन जाइएगा। तो अंत में मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल लाइन सुनाना चाहता हूँ कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं है। इसलिए आप लोग घर से निकलिए और मेरे एनसीईआरटी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, और उसके बाद घर से निकलने का मतलब ऑनलाइन ही आपको सब्सक्राइब और लाइक करना है, और मेरे साथ आपको इस क्लास जब भी क्लास लेंगे उसमें मेरा साथ देना है। आप लोग फिजिक्स और साइंस में कहीं कोई प्रॉब्लम हम नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है। थैंक यू एवरीवन, इतने प्यार से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।